हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 सीबीएसई 2021 का रिवीजन करने जा रहे हैं। जो सीबीएसई बोर्ड पेपर जो होना है, अब पहले 1 जून को होना था, अब 31 मई को होगा। तो उसके एग्ज़ाम का हम रिवीजन प्रिपरेशन कर रहे हैं इस सीरीज में। आज जो है ये 5th सेट है, 4 सेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आज के जो वीडियो सेशन में हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। तो इस तरह से आज डिटर्मिनेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले हम इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। तो आइए हम बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जो है इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि हम उस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं या जो हमें बताया जा रहा है वो क्या है, और कई बारी हमें उसका एप्लीकेशन भी पता चलता है। तो हम डिटर्मिनेंट्स क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में डिटर्मिनेंट है क्या, या कहिए सेकेंड वाला भी वही है। तो हम जो है डिटर्मिनेंट तो इसलिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम बेसिकली जो शुरुआत हुई थी इसकी, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की शुरुआत हुई थी, और ये मैट्रिसेस से काफ़ी रिलेटेड है। तो इसका इंट्रोडक्शन तो बस यही हो सकता है कि हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट हैज़ वेरियस यूसेज, तो बहुत सारे फील्ड्स में इसके यूसेज हैं, क्योंकि इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स, मतलब मैनी वेरिएबल्स, आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या। अगर हमें डिटर्मिनेंट को डिफ़ाइन करने के लिए मिल जाए तो हाउ विल वी डिफ़ाइन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास ये है कि ये एक नंबर होता है एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एसोसिएटेड एक नंबर होता है। ये एक नंबर है, अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है डिटर्मिनेंट। और हम सबों को पता है कि डिटर्मिनेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो वो हम किस तरह से करते हैं। जैसे A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट को हम मॉड के साइन के अंदर डाल देते हैं अगर उस मैट्रिक्स के नाम को, तो ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर देता है। इवन अगर आपके पास A जो है, मान रखिए कि 2 3 1 5 इस तरह से दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट A विल बी लाइक दिस वन, और ये हो जाएगा 2 1 3 5। और ये जबकि इसको इवेलुएट अगर कराना है, इसको इवेलुएट करने के लिए हम 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा, और फिर माइनस साइन कम्स इन बिटवीन, और 1 इंटू 3 तो ये 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें 7 आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये जो 7 है ये इस मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड मैट्रिक्स, जो A मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे रिलेटेड जो नंबर है वो 7 है, और यही डिटर्मिनेंट हो गया। देखिए आप, यही दिस इज द डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3/3 मैट्रिक्स के लिए जो उससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट होता है उसको भी हम इवेलुएट करना जानते हैं। तो वो भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसकी भी ज़रूरत होती है। डायरेक्टली आपको इवेलुएट करने तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन उसका अगर इवेलुएट करना नहीं आता है तो फिर तो
दिक्कत है, क्योंकि उसके बड़े सारे यूसेज हैं, कहीं पर भी यूज होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट क्या है बेसिकली हमने देख लिया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इसका यूसेज कहाँ है। तो इसका यूसेज है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और इस बारी जो 2021 के सिलेबस के हिसाब से जो डिलीटेड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये देखिए स्ट्राइक थ्रू वाले लेटर्स में ये लिखा हुआ है। तो ये मैंने इसलिए इस तरह से लिखवाया कि इससे ये पता चल जाए बच्चों को कि ये जो है सिलेबस में इस बारी नहीं है, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो एनसीईआरटी का सेक्शन 4.3 एंड एक्सरसाइज 4.2 इससे रिलेटेड है, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि मिसलेनियस में भी हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड हैं, वो भी हमें करने की इस बारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हों या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज हो। फिर जो हमें करना है वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमें करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं। अगर कोई ट्रायंगल हमें दिया हुआ है तो उसका एरिया हमें अगर निकालने के लिए पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, उसमें वो हम देखेंगे। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि 3 वर्टिसेस दिए होंगे ट्रायंगल के, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो मान रखिए कि A है x1 y1 है, B है x2 y2 और C है x3 y3। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो हो जाएगा हाफ। यहाँ पर आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे जाता है। कई बार इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले। और चूँकि ये एरिया है तो हम स्क्वायर यूनिट्स भी साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, और ये हमने अभी एक्चुअली एक फॉर्मूला है ये। अब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ जो है हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए भी कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप जो है यहाँ पर क्या होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स से जो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, या कहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं तो ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं। एज अ रिजल्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, और इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं वहाँ से। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर जो चेंजेस करना होता है, अगर मान रखिए कि हमारे पास P एक पॉइंट है x1 y1 एंड Q एक पॉइंट है x2 y2, और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर निकालना है थ्रू P एंड Q, तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा निकलेगा यहाँ पर सीधा सीधा डिटर्मिनेंट लीजिए, एक एक्स वाई पॉइंट अपने आप से बना लीजिए, तो एक्स वाई 1 और फिर बाकी पी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर x1 y1 1 और x2 y2 और 1 और इक्वल टू 0 करा दीजिए, तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम एरिया वैल्यू नहीं मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू P एंड Q अगर हमें निकालना है तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें करना है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से रिलेटेड होता है। तो माइनर्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो
एक कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स। यहाँ 1 2 3 है, -1 2 और -4 है, 3 2 -1 है, ठीक है। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने माइनर्स होते हैं, और उन माइनर्स को हम इनके पोजीशन के हिसाब से, जैसे ये A11 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो M11 होगा, और ये हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करके जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स से डिटर्मिनेंट बनेगा उसको इवेलुएट करा करके हम लिखेंगे। जैसे हम अगर ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 2 2 -4 और -1 होगा, तो 2 इंटू -1 विल बी -2, बीच में माइनस कम्स बाय डिफ़ॉल्ट, एंड -4 इंटू 2 विल गिव अस -8, तो ये हो गया -2 + 8 और ये आ गया 6, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये पहले मतलब A11 के रिलेटेड माइनर है। इसी तरह से हम M12 मतलब जो A12 के रिलेटेड, A12 एलिमेंट कौन सा है, ये है, इसके रिलेटेड जो हमारे पास माइनर बनेगा वो इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करने से बनेगा, मतलब 2 3 और 2 -1 से जो बनेगा। तो 2 इंटू -1 विल गिव अस -2, जबकि 3 इंटू 2 एंड माइनस कम्स इन बिटवीन बाय डिफ़ॉल्ट, तो 3 इंटू 2 यहाँ 6 हो जाएगा, तो -2 एंड -6 विल गिव अस -8। इस तरह से हम सारे 9 के 9 माइनर्स निकालते हैं, और हमें कोफैक्टर्स जब निकालने होंगे, ये तो माइनर्स थे और ये 9 होंगे, मैंने अभी सिर्फ 2 निकाले हैं, बाकी 7 आप निकाल करके देख सकते हैं। और कोफैक्टर्स जो होते हैं, तो कोफैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो उसमें जो है आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा। कोफैक्टर्स जैसे Aij के कंपैरिजन में अगर हम निकालेंगे तो Aij इज इक्वल टू -1 की पावर में i + j Mij होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट है, जैसे देखिए M11 है, तो यहाँ पर इसके जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बनाएंगे तो वो सेम एज दिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ i और j दोनों 1 1 हैं, जिनका कि सम एक इवन नंबर है। तो -1 की पावर में अगर हम इवन नंबर लेंगे तो वो 1 ही बन जाएगा। जबकि M12 की बात करें तो 1 2, तो ये 1 + 2 3 हो जाता है। जब सम ऑड हो जाएगा तो हमें इसका नेगेटिव, यानी कि अगर हम इनके लिए लिखें तो A11 जो है हमारा 6 ही रहेगा, जबकि A12 विल बी 8। समझ में आ रही बात? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि माइनर्स से कोफैक्टर बनता है, और कोफैक्टर जो है हमें इन्वर्स के लिए ज़रूरी है, कोफैक्टर्स हमें एडजॉइंट के लिए ज़रूरी है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स को यूज़ करना पड़ता है। कोफैक्टर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके मैट्रिक्स बनाते हैं, और उसका जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमें जो है क्या मिलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलता है, और ट्रांसपोज लेने से हमें एडजॉइंट मिल जाता है, ठीक है। मतलब कोफैक्टर्स से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं, और उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एडजॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम अगर कोफैक्टर्स को A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एडजॉइंट अगर हमें निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ A विल बी ट्रांसपोज ऑफ दिस, ठीक है। या कहिए कि हम इसको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये एडजॉइंट हो गया। और इन्वर्स के लिए हम
ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। और इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, उसके लिए ये जो डिटर्मिनेंट ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक नॉट डिफाइंड चीज़ ऑब्टेन कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो जो मैट्रिक्स जिसका कि वो डिटर्मिनेंट है, वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए को नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स को का इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैव इन्वर्स ओनली, ठीक। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इन्वर्स की बात नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर का, वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशंस में हम इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास a1x ले लीजिए, x1 की ज़रूरत नहीं है, a2y ले लीजिए प्लस a3z ले लीजिए और यहाँ पर a4 ले लीजिए। इसी तरह से अगर हम b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू b4 ले लेंगे और फिर हम c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू c4 ले लेंगे। तो अगर हमें इसको मैट्रिक्स नोटेशन में इस इक्वेशन को डालना है तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंटू लिखेंगे, इंटू x y और z जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाता है। और यहाँ पर हम इनको एक मैट्रिक्स नोटेशन में अगर डाल देंगे तो ये a4 b4 और c4 से जो हमें मिल रहा है ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स होता है। मतलब ये क्या हुआ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर दूसरा जो हुआ ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर हम x y और z चूँकि वही अपीयर हुए हैं, जो भी वेरिएबल होंगे वहाँ पर, अब जैसे a b c ही हमारा वेरिएबल हो सकता है तो a b c हम लेंगे, अगर x y z है तो x y z लेंगे। तो ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं ax इज इक्वल टू b, जहाँ पर a जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x जो है वेरिएबल मैट्रिक्स है और b जो है सॉल्यूशन मैट्रिक्स है। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इन्वर्स इंटू b, ठीक है। और जब जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमारा इस फॉर्मेट का हो जाएगा x y z और इधर हमें नंबर्स मिल जाएंगे। मान रखिए कि हमें जो नंबर्स मिले अल्फ़ा बीटा गामा, तो x की वैल्यू हमें अल्फ़ा, y की वैल्यू हमें बीटा और z की वैल्यू हमें गामा आंसर की तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आएगा उसको ही लिखना है। ये एक वो नंबर्स होंगे ये सारे जो कि a इन्वर्स और b से मल्टीप्लाई करके आएंगे। और a इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, तो हमने देखा था एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a जो है वो इन्वर्स a इन्वर्स दे जाता है अगर हमारे पास एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a कराते हैं तो। और इस तरह से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको हम सॉल्व करते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि 2021 CBSE एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 31 मई को होना प्रपोज्ड है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
उनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी तो ये चैप्टर वाइज है, जब हम असॉर्टेड करेंगे उसमें भी हम मैट्रिसेस के क्वेश्चंस लेंगे, डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस लेंगे। मतलब ये डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा है, डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है, तो उसके भी हम असॉर्टेड जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आएंगे इनके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सिर्फ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, तो ये जो है आपको ये बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। बाकी हम जो और भी प्रैक्टिस सेट्स लेके आएंगे तो उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आज का पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -4, फाइंड एडजॉइंट A। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि एडजॉइंट A का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट A की पावर में n-1 होता है। ये n क्या है, तो n उसका ऑर्डर है। ऑर्डर में चूंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें n की वैल्यू, जैसे 3/3 है तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है बात। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट A की पावर 3-1 या सिंपली A की पावर 2 हो गया। अब डिटर्मिनेंट A जो है वो हमारा -4 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये, जैसे अगर हमें A इंटू एडजॉइंट A पूछेंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ये A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट जो है अगर हमने निकालना है तो A की पावर n, यहाँ पर n अगेन क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स है। ये भी हम यूज़ करते हैं। कई बारी हमें जैसे A की पावर में 3 का हमें निकालना होता है डिटर्मिनेंट, तो हम इसको डिटर्मिनेंट A की पावर में 3 लिख सकते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रहना चाहिए, जब भी आप रिवाइज करिए इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट A इज इक्वल टू AIJ। ये मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -7। जैसे यहाँ डिटर्मिनेंट A दिया हुआ था उसी तरह से यहाँ डिटर्मिनेंट A दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, A21, A12, A22, A13, A23 where Aij is the cofactor of element of Aij। ठीक है, अब Aij cofactor of elements of Aij है, तो यहाँ पर जैसे A11 है तो उसके जो रिलेटेड जो कोफैक्टर होगा वो इससे रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने A21 यानी कि वो दूसरे वाले रो का ले लिया हमने। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो जो कोफैक्टर्स अगर आप देखिए तो ये एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। एलिमेंट तो 1-1 है, ये कोफैक्टर 2-1 का है। तो इसमें ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें कि हमने जो किसी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए और सेकेंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर्स लिए और उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया, सम किया, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और अगर हमने सेम से मल्टीप्लाई करा दिया तो उससे क्या मिलता है हमें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये 0 इस केस में इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। और अगर हम जैसे A11 को A11 से, A11 है, A11 से A12 को A12 से, A13 को A13 से अगर हम कराएंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम डेल्टा से या ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया है। तो ये वैल्यू मिल जाती है अगर हम कोई भी एलिमेंट जो ले रहे हैं उनके किसी रो के या किसी कॉलम के
एलिमेंट्स को उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है इफ A is a square matrix of order 3 such that A square is equal to 2A, then find the value of determinant A। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये आपके CBSE बोर्ड 2021 में। यहां पर अगर हमें देखें तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है, ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3। तो हमें यहां पर अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो A स्क्वायर का डिटर्मिनेंट यहाँ पर 2A के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है। फिर हम ना यहाँ पर जानते हैं कि K A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A। ठीक है बात। तो यहाँ पर K कोई भी स्केलर है, उसकी पावर में n रेज हो जाता है, यहाँ n 3 है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 3 इंटू डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। जबकि ये अभी हमने देखा था क्वेश्चन 1 जब हम अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसके जो एक्स्ट्राज में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था कि अगर A क्यूब है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, A क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये डिटर्मिनेंट और ये स्क्वायर कट करा सकते हैं। ठीक है, ये उसी तरह का हो गया कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है तो एक x तो काट ही सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भी बात है कि हमने डिटर्मिनेंट A को तो कैंसिल करा दिया, पर इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 ना हो, पर ये तो हो सकता है ना, तो हम डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 भी एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है बात, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा है कि ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है या क्या है, मतलब ये इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हमें 0 भी लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको एज एन इक्वेशन ट्रीट कीजिए, डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर माइनस ये 2 का क्यूब हो गया 8 और इनटू में डिटर्मिनेंट A है इक्वल टू 0, फिर डिटर्मिनेंट A हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट A माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A एक फैक्टर है, इसको हम इक्वल टू 0 कराएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, और इस फैक्टर को जब हम कराएंगे तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 8 आ जाएगा एंड दिस कंप्लीट्स द आंसर। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम इफ A is a square matrix of order 3 such that A square is equal to 2A then find the value of determinant A। तो इस केस में ये हो सकता है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर 8 हो जाए। ठीक है, आज का 4th क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है उसमें जो चैप्टर हमने डिटर्मिनेंट लिया है उसके आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। फिर डिटर्मिनेंट्स जो है हम डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस लेंगे जब हम असॉर्टेड क्वेश्चंस देख रहे होंगे, असॉर्टेड क्वेश्चंस के सेट्स देख रहे होंगे उसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से देखिए। इवेलुएट द प्रोडक्ट ए बी वेयर ए इज दिस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड B इज दिस, B भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें इवेलुएट करने के लिए कहा है। फिर करें हैंस, हैंस हैज सम सिग्निफिकेंस। हैंस जब भी आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाए और उसके ऊपर कुछ करने के लिए मिल जाए तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपने अभी रिजल्ट ऑब्टेन करा है उसी को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है जो नीचे वाली चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर हैंस ये इन्होंने यूज़ किया है, यानी कि ए बी जो हमने इवेलुएट करेंगे जो हम उसी को यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो कि यहाँ आ रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
सबसे पहले तो हम ये काम ये करें कि ए बी निकालें। ए बी हमारे पास क्या निकलेगा, दो मैट्रिसेस है 1 -1 0 2 3 4, फिर है 0 1 2, ठीक है। और इधर है 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 और 5, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ रहा है, ये आएगा 2 + 4 6 + 0, ये आ गया। फिर यहाँ पर आएगा 2 -2 और 0 तो 0, फिर यहाँ पर आएगा -4 + 4 और 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से 4 -12 तो -8 और +8 तो 0। इसी तरह से 4 + 6 8 और -4 + 6 10 10 -4 तो ये भी 6 आ गया। फिर यहाँ पर -8 -12 तो -20 और 4 × 5 तो +20 तो -20 और +20 0 दे जाएगा। 0 -4 + 4 तो 0 आ जाएगा। 0 2 और -2 ये भी 0 हो जाएगा। 0 -4 और +10 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 और इंटू आई लिख सकते हैं। ये देखिए अगर आप 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, यानी कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसका एक सिग्निफिकेंस है कि अगर आपके पास ए बी = 6i आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत होगी तो हम b/6 लिख लेंगे ए इन्वर्स के लिए, क्योंकि क्या होगा, अब यहाँ पर चलिए ये हम अभी थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा ए मैट्रिक्स हमारा, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो ए मैट्रिक्स के बराबर है या बी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कैसे बनेगा, 1 -1 तो यहाँ पर 1 -1 और 0, ठीक है ना, क्योंकि z नहीं है। फिर 2 3 4 तो 2 3 4 और यहाँ पर x वाला नहीं है तो 0 1 और 2, ठीक है, 0 1 और 2। तो इस तरह से यहाँ पर 0 1 2 है, यानी कि इसका जो है ए मैट्रिक्स से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर ए इन्वर्स निकाल लेंगे। ए इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास क्या, वो हो जाएगा b/6, ठीक है। ए इन्वर्स हो जाएगा b/6, या फिर यहाँ पर 1/6 बाहर लिख लीजिए और b को हम यहाँ पर 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 और 5 इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अब हमें इक्वेशन इस पे आते हैं, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ये हो जाएगा 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, ठीक है। ये कहाँ से, इससे 1 -1 फिर z वाला है नहीं तो 0 2 3 4 2 3 4 फिर 0 1 2 0 1 2 इनटू यहाँ पर क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, x y और z, और सॉल्यूशन मैट्रिक्स है 3 है, यहाँ देखिए 3 17 और 7 है, 3 17 और 7 है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 3 17 और 7, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बेसिकली हम ax = b और फिर हम जो है x = a इन्वर्स इंटू बी लिख सकते हैं, और हम a इन्वर्स अभी हमने निकाल लिया ये वाला, तो हम इसको 1/6 इंटू में 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5 ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स है वो है 3 17 और 7, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और x हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वेरिएबल मैट्रिक्स है x y z आ जाएगा, और यहाँ पर 1/6 बाहर है, 2 × 3 6 हो गया,
2 इंटू 17 34 हो गया, -4 इंटू 7 -28 हो जाएगा, फिर -4 इंटू 3 तो -12 प्लस 34 और -28, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर -17 और यहाँ पर फिर 35। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, ये है 40 तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और ये है 35 प्लस 6 42, तो 35 प्लस 6 41, 41 है, और ये है 17 तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ये हमें मिल गया। अब जो है 6 से जब डिवाइड कराएंगे तो हमें ये 2, ये 1 और ये 4। ठीक है, अब देखिए x जो है 2 के बराबर है, y 1 के बराबर है और z 4 के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 4। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। हमें जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और x हमारा आया है, क्या आया है, 2, और y हमारा आया है -1 आना चाहिए था, yes it is -6 and hence it is -1। तो y की वैल्यू -1 है, तो इसीलिए चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप देखिए, अगर हम x की जगह पे 2 और y की जगह पे -1 डालेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 और -3 तो ये 1 बना, और z 4 है तो 4 4 ज़ा 16 और इनका आउटकम 1 है, तो 1 + 16 17 हो जाएगा। y है हमारे पास -1 और z है 4, तो 4 2 ज़ा 8 -1 तो 7 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। -12 + 34 -28 -6 के बराबर है। 6 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो -1 आ गया, और हमारा ये आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमने आज जो है 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, और हमने ये भी देखा कि चेक करना कितना ज़रूरी है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। और इस तरह से हमने आज के सेशन में डिटर्मिनेंट्स को रिवाइज कर लिया एक तरह से। उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हमने कमोबेश देख लिए, और बाकी जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं हम असॉर्टेड क्वेश्चंस जब करेंगे ये सारे चैप्टर्स पूरा होने के बाद, तो हम जो है उसमें डिटर्मिनेंट के और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ इसका अगला सेट यानी कि 6th सेट लेके आऊँगा, जिसमें कि हम जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि चैप्टर 5 है उसके क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2021 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।